पहला सवाल यही है कि ये संग्रहणी क्या है और क्यों होती है? देखिए, इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो वर्ड है, ये बहुत पुराना वर्ड नहीं है, कुछ सालों से ज़्यादा ये प्रचलन में आ रहा है। जबकि ये प्रॉब्लम तो जब से इंसानियत है तब से प्रॉब्लम मान सकते हैं। जब से ये इस तरह का जो सोसाइटी है, पहले तो इंसान जंगल में रहता था, और जब ये सोसाइटी बना, मनुष्य जब अपने गांव बना के रहने लगे, गाय भैंस पालने लगे, उसके बाद से ये इस तरह की पेट वाली दिक्कत बढ़ गई। तो हम बात कर रहे हैं दो सवाल आपके, ये क्या है और क्यों है। क्या है? सबसे पहले इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, नाम से ही इरिटेट, आपका जो बाउल है वो इरिटेट करता है ना, कि कुछ भी हजम नहीं होता, ऐसा मान लेते हैं उसको। और बदहजमी का एक एहसास, हर पल रहना, 24 घंटे रहना, एक डिस्कम्फर्ट रहना, दैट इज़ व्हाट इज़ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यानी कि, या इसको अगर और ज़्यादा अच्छी तरह समझना हो कि बॉडी न्यूट्रिएंट जो आप खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, वो एब्जॉर्ब ना करके वो स्टूल के रूप में बाहर निकलते जा रही है। यानी कि आपको तो पूरा न्यूट्रिशन आप ले तो रहे हैं, लेकिन वो बॉडी में नहीं जा रही है, वो वेस्ट हो जा रहा है, ये बोल सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में आपको डिस्कम्फर्ट्स आ रहे हैं। कौन कौन से डिस्कम्फर्ट आ सकते हैं? अब आपकी बॉडी को पूरी तरह न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो लगभग दुनिया में कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट नहीं है या कोई ऐसा बीमारी नहीं जो नहीं हो सकती है लॉन्ग रन में। शॉर्ट टर्म में तो स्टमक से जुड़े हुए आपको डिस्कम्फर्ट्स होंगे, लॉन्ग रन में इट कैन लीड टू अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। डेफिशिएंसी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस से जो प्रॉब्लम होगी वो फिर मैनिफेस्ट करेगी उन चीज़ों में। तो दैट इज़ व्हाट इज़ इट। एंड ये क्यों होता है? क्यों होता है तो उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसे फूड हैं जो इंसान के बॉडी में एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं या करते हैं कुछ लोगों के लिए। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ फूड जो आप खाएंगे तो एलर्जी कर सकता है, और वो एलर्जी ही इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ। बचपन से लेके आज से 16 साल पहले तक, 16 साल पहले तक मेरे ख्याल से मुझे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहा है, मुझे खुद को, ठीक है ना। तो मैं इस बीमारी को बड़े ही करीब से जानता हूँ, और बचपन से, जाहिर सी बात है, बहुत सारे इलाज भी हर तरह के, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, जितने एलोपैथिक, जितने दुनिया में इलाज हो सकते हैं, जितने टोटके हो सकते हैं, सब किया। आफ्टर ऑल यूँ मान लो कितना 32 ईयर्स जीवन के यही किया और ठीक नहीं हुआ। फिर एक दिन एनलाइटमेंट आया किसी तरह से, तो मैंने जो मेरे बॉडी में संभावित एलर्जी था दैट वाज बिकॉज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, तो उनको मैंने स्विच ऑफ कर दिया, एकदम बंद। और जिस दिन बंद किया वो दिन और आज का दिन फिर नहीं होता है। लेकिन अभी अगर दोबारा मुझे करना हो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मुझे वो दोबारा लेना पड़ेगा, दूध खूब सारा पीना पड़ेगा, डेयरी प्रोडक्ट खूब सारा लेना पड़ेगा, दिन में कई बार लेना पड़ेगा, दोबारा हो जाएगा। तो क्यों होता है का जवाब मैंने आपको दिया, क्या होता है वो और क्यों होता है। एलर्जिक रिएक्शन जिन फूड से होता है, उनमें से कोई फूड अगर आपको एलर्जी करती हो, पूरी दुनिया दूध पीती है, उनको नहीं होता है, तो उनके लिए दूध से एलर्जी उस तरह से नहीं होता जिस तरह से मुझे हुआ, तो मैंने उसको स्विच ऑफ कर दिया। तो पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा किन चीज़ों से होता है, बिल्कुल। और अगर होता है, पता चल गया, तो उसको हटा दो। जब तक उसको हटाएंगे नहीं तब तक ये प्रॉब्लम जाएगी नहीं। मान लो आपको एक कील चुभ गई या कांटा चुभ गया पैर में, तो इसका इलाज क्या है? मान लो आपने कोई ऐसा दवाई खा ली जो आपको पेन को के एहसास को बंद कर दे रहा है, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी? कांटा तो चुभा ही हुआ है ना, वो डैमेज कर ही रहा है ना। तो सोल्यूशन क्या है? वो कांटा निकालना ही सोल्यूशन है। जब तक कांटा चुभा रहेगा तब तक आप कितना भी आप चीज़ें दो, दवाई दो, या थोड़ा सेक लगा दो, पट्टी लगा दो, उसे कंफर्ट मिल सकता है, बीमारी नहीं गई। बीमारी कब गई? जब एलिमिनेट किया। एलिमिनेशन कैन क्योर द डिजीज। तो यहाँ पे क्या जवाब है? एलिमिनेट करना है उस कारण को जिस कारण की वजह से ये हुआ है। उस कारण को समझने में किसी को मेरी तरह 32 साल भी लग सकते हैं, और बहुत लोग तो ऐसे ही पूरा जीवन निकाल देते हैं, समझ ही नहीं आता। जैसे मेरे साथ हुआ था, जैसे मुझे ये प्रॉब्लम हुई ना, तो मैंने लीवर से रिलेटेड, मुझे लगा लीवर खराब है, लीवर खराब हो गया है इसलिए खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो मैंने मेडिकल से जाके सिरप ले ली, और मैंने तमाम तरह की सिरप, ऐसी कोई सिरप नहीं होगी जो मैंने छोड़ दी है। तो बस मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कितना डिफरेंट है लीवर की प्रॉब्लम से? देखिए, लीवर की प्रॉब्लम पूरी तरह डिफरेंट है। लीवर किसी का ख़राब नहीं होता, पहली बात तो वो इसलिए कि जिस तरह छिपकली होती है, उसका पूंछ अगर काट भी देंगे तो दोबारा पूंछ बन जाता है। हमारे बॉडी में लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो छिपकली की पूंछ की तरह है। अगर उसको काट के फेंक भी दोगे तब भी उसमें इतनी क्षमता है कि दोबारा कुछ समय में
फिर बन जाएगा। सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का आफ्टर ऑल, 2.5 kg उसका वेट। सुना अपने सनी देओल का 2.5 kg का किलो का हाथ नहीं होता, वो लिवर होता है ना। तो सभी का तो लिवर तो में इस तरह की क्षमता है, तो लिवर तो किसी का खराब नहीं रह सकता हमेशा के लिए, लिवर अपने आप को दोबारा रिवाइव कर ही लेता है। तो लिवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम नहीं है, और ये जुड़ा हुआ है आपके लाइफस्टाइल एंड फूड से जुड़ा प्रॉब्लम है। ये बहुत क्लियर है। वो फूड की वजह से धीरे धीरे आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन कमज़ोर होंगे, और सबसे पहले लिवर और स्टमक में असर करेगा तो वो भी कमज़ोर होगा। तो लिवर कमज़ोर हो गया इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है तो लिवर कमज़ोर है। बिल्कुल, मतलब एक पता लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें। अनदेखी में कोई भी चीज़ नहीं खानी, अनजाने में कुछ भी नहीं ले लेना है। ठीक है, मैं इसके सिम्टम्स पर आऊँगी, लेकिन चलिए पहले आप मुझे सिम्टम्स ही बता दीजिए कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे हम पहचानें कि हमें ये प्रॉब्लम खास नहीं है। इंडाइजेशन है बेसिकली, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब आपके स्टमक में कोई ना कोई कभी कभी ऐसा लगता है कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा, या खट्टी डकारें आ रही हैं, या लूज मोशन होता जा रहा है, या कितना भी खाओ तो ज़्यादा खा लेंगे तो लूज मोशन हो जाएगा, ठीक है ना, तो या डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी तरह के चीज़ें होती हैं। पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो मुंह से स्मेल आएगी। तो इसी तरह की चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं डिपेंडिंग ऑन कि स्टेज पे ये बीमारी है। इसको बीमारी का नाम ना देके आप देखिए ना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बीमारी नहीं है, इरिटेबल बाउल डिजीज़ नहीं है, एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम और बीमारी में फ़र्क क्या होता है? बीमारी कि आपने जैसे ही अपने खाने का स्टाइल बदल दिया, एक दिन उसी दिन से ठीक हो गया, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ सिंड्रोम, नॉट अ डिजीज़, राइट। सालों साल रहा, लेकिन ठीक होने में कितना टाइम लगा? द मोमेंट यू टेक ए डिसीजन, मुझे ये छोड़ना है, उस दिन ठीक हो गया। जैसे ही आपने वो कांटा हटाया, उस दिन कंफर्ट आ गया, है ना। कांटा लगाया है पैर में, फिर भी घाव तो रहेगा ना, घाव, हाँ घाव रहेगा, लेकिन कांटे का एहसास चला जाएगा और घाव की रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी, हाँ। है ना। रिपेयरिंग में 2-4 दिन लगेंगे, 2-4 साल तो नहीं लग सकते, है ना। इस केस में स्टमक एंड लिवर दे कैन रिकवर वेरी वेरी फास्ट, 2 दिन 3 दिन में पूरी तरह ठीक हो सकता है। अच्छा, आप डेयरी प्रोडक्ट की बात करते हैं कि दूध नहीं पियेंगे तो ये कहीं तक स्विच ऑफ है, और मैंने सुना भी है, किसी ने सजेस्ट किया है मुझे दूध, लेकिन उसके साथ साथ आम और पपीता, ये 2 फ्रूट्स खाने के लिए भी मुझे मना किया, तो क्या रीज़न है इसका? देखिए, अब लोग हज़ारों तरह की चीज़ें बोलते हैं, उनमें नहीं पड़े तो अच्छा है, क्योंकि हर एक लोगों का अपनी अपनी सोच होती है। मेरे हिसाब से आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। होता क्या है कि मान लो आपने दूध पिया को 18 घंटे तक डाइजेस्ट नहीं होगा फॉर मोस्ट ऑफ अस। अब उस बीच में कोई फल खा लिया तो दोनों में रिएक्शन हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, ब्लोटिंग हो जाएगी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाएगा फॉर एग्जांपल। अब आप बोलेंगे मैंने देखा आम खाया ना, ऐसा हो गया, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आम से पहले दूध पड़ा हुआ था वहाँ पे, ठीक है ना। तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, अगर करना है किसी को हिम्मत है तो, वो ये कि एक दूध लो, उसमें आप दूध पहले पी लो और उसके इमीडिएट बाद आप संतरा खा लो, तो क्या होगा? एकदम उल्टी हो जाएगी, एकदम उसका जो वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है ना। उल्टी हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगा, बड़ा ही परेशान हो जाएगा इंसान। या दूध पी लो, उसके बाद गन्ने का जूस पी लो उसी वक्त। तो जैसे गन्ने का जूस पिया, एकदम उल्टी हो गई, तो दोष किसका हुआ? देखो जी, गन्ने के जूस से मैं भी उल्टी हुई, लेकिन गन्ने का जूस पीने से पहले जो चीज़ ऑलरेडी स्टमक में पड़ा है, दैट इज़ कॉजिंग इट। अगर स्टमक में वो खाली होता तो कुछ भी नहीं होता, है ना। यहाँ पे एक तिल्ली आप फेंकेंगे जलता हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यहीं पे अगर तेल पहले ही बिछाओ, अब तिल्ली अगर कोई चिंगारी डालेंगे तो आग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चिंगारी का अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ पे पहले से क्या पड़ा था वो भी रिस्पॉन्सिबल है ना। तो आपके स्टमक में वो चीज़ ना डालें जो लंबे समय लगता है जिसको डाइजेस्ट होने में। वो सिर्फ दो तीन तरह की चीज़ें हैं, 3 तरह की। एक एनिमल प्रोटीन, जो चीज़ जानवरों से आती है, जैसे कोई मीट है, लंबा समय लगेगा डाइजेस्ट होने में, राइट। और उस दौरान कोई फ्रूट खा लेगा तो इंडाइजेशन हो जाएगा, राइट। और इंडाइजेशन हो जाएगा तो उसी का एक फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, नंबर 1। नंबर 2, एनीथिंग विच इज़ इन ग्रेन फॉर्म, जैसे गेहूँ है, चावल है, दैट कैन कॉज, सबको नहीं, कुछ लोगों को, ठीक है ना। नंबर 3, रिफाइंड एंड पैक्ड फूड, दैट कैन कॉज। तो ये जो 3 तरह की चीज़ें हैं, इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपको या किसी को भी जिसको प्रॉब्लम है, तो एक चीज़ को छोड़ दे। अब देखें कि क्या इम्प्रूवमेंट है। जैसे मेरे केस में मैंने एक चीज़ छोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हो गया, तो मतलब वही कल्प्रिट है। बाकी 2 मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बाकी 2 अच्छा है बुरा है, लेकिन बाकी 2 कल्प्रिट नहीं है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो इस तरह से बारी बारी से एक एक करके छोड़ के देखें कि, और जिसके छोड़ने की इमीडिएट बात फ़र्क पड़ेगा, समझ लीजिए वही आपका दोषी है।
उसको छोड़े रखना है। किसी किसी केस में गेहूँ होता है, गेहूँ जब भी वो खाएगा तभी ये दिक्कत होगी, क्योंकि गेहूँ भी डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। उसके अंदर ग्लूटेन होता है जो चिपक जाता है स्टमक के लाइनिंग के साथ, वो चिपचिपा होता है। तो उस केस में उसको, उस वाले इंसान को गेहूँ छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ज़्यादातर लोगों को गेहूँ होगा, डेयरी प्रोडक्ट होगा, एनिमल फूड होगा, पैक्ड फूड होगा, बस इन्हीं को छोड़ना है, या चारों ही छोड़ दो तो प्रॉब्लम चलेगी। बिल्कुल। अब हम सीधा इसके इलाज पर आते हैं कि इसका इलाज क्या है। देखिए, इलाज तो वही है जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ आपके चैनल में बहुत जगह पे, DIP डाइट पे रहो आप, जिसमें 12 बजे तक फल खाओ पेट भर के, खाली पेट में फल खाना है, और लंच और डिनर में जो भी आप खाते हो, रोटी सब्जी दाल चावल, उससे पहले सलाद खा लो, भरपूर सलाद 300-400 ग्राम खा लो, और जो जिन चीज़ों मैंने मना किया उसको छोड़ दो। इतना सा बदलाव कर लेंगे। सनसेट के अंदर खा लो। आपका जो डाइजेशन की जो ताकत है बॉडी में, वो सनसेट तक ही होती है, सूर्यास्त तक। उसके बाद बॉडी में स्टमक सो जाता है, ठीक है ना, और बॉडी अपने बाकी क्यूरेटिव काम में लग जाती है। अब अगर रात के कोई 12 बजे खाना खाएगा या 10 बजे खाएगा, तो फिर स्टमक को उठा रहे हैं आप, जगा रहे हैं, अब वो इरिटेट होगा। आप नींद में किसी को कोई जगाएगा आपको, आप इरिटेट होंगे ना। बिल्कुल। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, नाम से ही साफ हो रहा है। तो यही इसका इलाज है। तो जैसे आपने बोला कि 12 बजे तक फल खाने हैं, तो यहाँ तो एक फल भी नहीं पचता, एक फल भी डाइजेस्ट मैंने नहीं आपको होता। बताया ना अभी, फल क्यों नहीं पचेगा, क्योंकि उससे पहले पिछले दिन जो आपने दूध पिया था उसका अंश पड़ा हुआ है। नहीं, वो भी छोड़ दिया। चलो, दूध हो सकता है, किसी के लिए गेहूं हो सकता है, किसी के लिए रिफाइंड हो सकता है। आपके केस में क्या है या किसी एक के केस में क्या है वो नहीं पता, वो टेस्ट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। लेकिन एक को छोड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को छोड़ा, चौथे को छोड़ा, तो उसमें आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। किसी की केस में कोई एक चीज़ हो सकता है, आप ये देखिए कि पूरे दिन में मैं क्या क्या खाता हूँ या खाती हूँ, उनमें से इस तरह इस वाले चारों में से कौन सी चीज़ है, एक करके छोड़ के देखिए एक हफ्ते के लिए, आपको पता चल जाएगा इनमें से दोषी कौन है।